दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा की खबर से इसको लेकर आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस गहराई से कर रही है और जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि भीड़ को भड़काने के आरोपियों में एक बड़ा चेहरा सामने आ गया है। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर अब आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस को एक यूट्यूबर की तलाश है। यूट्यूबर जिसका नाम सलमान है। सलमान नाम के यूट्यूबर की दिल्ली पुलिस को तलाश। यूट्यूबर सलमान पर लोगों को भड़काने का आरोप है। तो चेहरा सामने आया है और चेहरा यूट्यूबर सलमान का है। जानकारी ये मिल रही है यही यूट्यूबर सलमान और इसी ने लोगों को भड़काने का काम किया। इसी ने अफवाहों की आग फैलाई और उसी के चलते माना यह जा रहा है हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई। पथराव हुआ, कई दिल्ली पुलिसकर्मी घायल हुए। तो ये जांच के बाद तस्वीर साफ हो रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के सामने यही कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में ये भीड़ अचानक से रात के अंधेरे में कैसे वहां फैज़े इलाही मस्जिद के सामने पहुंच जाती है। और ऐसे में अब ये बड़ा खुलासा जांच के बाद जो यूट्यूबर सलमान का नाम सामने आ रहा है, इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी अजातिका सिंह हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मनोज वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मनोज से ही जरा जानते हैं, मनोज क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ये यूट्यूबर सलमान इसी ने किया पुरानी दिल्ली के लोगों को भड़काने का काम? जी बिल्कुल, देखिए सलमान का नाम भी इसमें सामने आया है। एक यूट्यूबर है सलमान नाम का, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। इसके अलावा और भी लोग ऐसे थे जिनको, दो लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था। एक अदनान नाम का शख्स था, इसके अलावा समीर नाम का शख्स था जिसे गिरफ्तार किया गया है। वो दोनों भी सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे। इसके अलावा जो अब सलमान का नाम सामने आया है, इसका भी एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें नजर आ रहा है कि लोगों को मस्जिद के पास इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को पहुंचा रहा है, वहां पर उकसाने का काम कर रहा है। फिलहाल इसकी जो तलाश है वो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो कर रही है, लेकिन अभी तक सलमान दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। इसके अलावा भी करीब 30 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, उनकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही ये पूरा का पूरा जो बवाल था वो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल करके सामने आ रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई होने से पहले ही वीडियो वायरल होना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो मैसेज वायरल होना शुरू हो गए। इसके अलावा इस तरीके के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी इसको भड़काने का काम किया, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। अब जो पुलिस की नज़रें हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हैं, किस तरीके से लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया जाना है, ये पहले से तय था। लोगों से बात हो चुकी थी, आसपास के सभी लोगों से बात हो चुकी थी, मस्जिद के लोगों से बात हो चुकी थी। उसके बावजूद अचानक भीड़ इकट्ठा हुई। पहले जो हमारी लोगों से बातचीत हुई है और पुलिस कर्मियों ने भी जो बताया है कि भीड़ यहाँ से चली गई थी, भीड़ को पुलिस ने हटा दिया था। लोग इकट्ठा जरूर हो रहे थे लेकिन पुलिस की बात मान करके वापस अंदर की तरफ चले गए थे और यही वो जगह है जहाँ से पथराव की शुरुआत हुई थी। लेकिन अचानक से एकाएक भीड़ फिर से इकट्ठा होती है और इस बार पत्थर के साथ इकट्ठा होती है। और जो पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद थे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद थे, यहीं से भीड़ निकल करके आती है और उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर देती है। अभी की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तुर्कमान गेट का वही इलाका है जहां से पत्थरबाजी की पहली शुरुआत हुई थी। बिल्कुल मनोज, मैं ये तस्वीरें आगे दिखाऊंगी, आप रहिए हमारे साथ। उसके बाद आप तुर्कमान गेट इलाके की गलियों की तस्वीर देश तक पहुंचाइएगा। लेकिन इस बीच ये यूट्यूबर सलमान कैसे ये अफवाह फैलाने का काम कर रहा था, कैसे ये अफवाहों की आग धधका रहा था, कैसे ये लोगों को बरगला रहा था। वो फैज़े इलाही मस्जिद से लेकर दरगाह तक सब कुछ सुरक्षित, लेकिन ये क्या कह रहा था सुनिए। पर अच्छे कहा, रात हमारे जो दिलों पर, हमारे सीनों पर जो बुलडोजर चला है, दरगाह फाजिलाई को तोड़ा गया है, बहुत दुख हुआ। बुलडोजर वहाँ चल रहा था, महसूस हमारे दिलों में और सीने में हो रहा था। हमसे बताया गया कि कोर्ट ने 22 तारीख दी है एमसीडी को, पर वो सब झूठ था। हमें वहाँ से भेज दिया गया, हम सब अपने घर आ गए और उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर चला, काफ़ी लोगों के चोट लगी, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इंशाअल्लाह मुसलमान सब्र कर रहा है और मुसलमान शासन प्रशासन का जो वो कहते हैं उनका पालन करता है और जो कोर्ट जो जजमेंट देता है, जो आदेश देता है, मुसलमान हमेशा उसके हित में रहता है। मुसलमान कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेता। जो आदेश
न्यायालय करता है, मुसलमान उसे उस पर अपनी रजाबंदी से खामोश हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कब तक ऐसा होगा, कब तक ये लोग ऐसा करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि भाई हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ, इन चीज़ों में मत लगो। भाई बहुत दुख हुआ, रात बहुत दुख हुआ, इतनी पुरानी मस्जिद 1 घंटे में तोड़ दी गई। अल्लाह बहुत बड़ा है, हर चीज़ का हिसाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें। अस्सलाम। तो सुन रहे थे आप इस यूट्यूबर सलमान को, और सुना आपने इसका सफेद झूठ भी, कैसे ये यूट्यूब पर झूठा वीडियो डालकर लोगों को भड़काने का, लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। मस्जिद फैज इलाही को कह रहा है कि 1 घंटे में मस्जिद तोड़ दी गई, जबकि मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है। मस्जिद पूरी तरीके से सही सलामत है। एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको मस्जिद की तस्वीर दिखा रहे हैं। मस्जिद अपनी पूरी शान शौकत के साथ वही पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके पर आज भी खड़ी हुई है। लेकिन ये यूट्यूबर झूठ फैला रहा था, ये यूट्यूबर अफवाह फैला रहा था, और देखिए किस तरीके से इसने बाकायदा वीडियो बनाया। हमारा मकसद सच सामने लाना है, हमारा मकसद ऐसे अफवाहबाजों को बेनकाब करना है, और हमारा मकसद लोगों को आगाह करना है, हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है। इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ये झूठी बात कह रहे हैं, क्योंकि मस्जिद फैज इलाही, दरगाह फैज इलाही सब पूरी तरीके से सुरक्षित है। सिर्फ उसके सामने जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे वो अवैध कब्जा करके बनाए गए थे, उन्हीं को ढाया गया, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें बारात घर और चंद दुकानें। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित। लेकिन सुन लिया आपने इस अफवाहबाज को। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी केस पर एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। दिल्ली पुलिस ने 30 आरोपियों की पहचान कर ली है। सीसीटीवी और वायरल वीडियोस के जरिए पहचान की गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है। तो बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस का। 30 और लोगों की शनाख्त की गई है। कल दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने आज 30 और लोगों की शनाख्त कर ली है। 30 आरोपियों की पहचान हुई। इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द दिल्ली पुलिस इन्हें भी गिरफ्तार करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको तुर्कमान गेट पर हुए पथराव से पहले की तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस की वर्दी पर लगे बॉडी कैम का ये वीडियो आप देख रहे हैं। यहां फैज इलाही मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस भी यहां तैनात थी। ये देखिए, ये पुलिस के शरीर पर जो कैमरा लगा हुआ था, बॉडी कैमरा, उससे ली गई तस्वीरें हैं। इस पे पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, और वो जो अतिक्रमण होने की कार्रवाई यहां चल रही है उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है, जेसीबी वाले एक्शन की। आप सुन रहे हैं आवाजें। तो इसी तरीके के बॉडी कैमरा से लिया गया जो फुटेज है उसी को खंगाल भी रही है दिल्ली पुलिस, और उसके जरिए उपद्रवियों की पहचान भी हो रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। यहाँ फैज इलाही मस्जिद के बाहर जो डायग्नोस्टिक सेंटर था, जो बारात घर था, जो कुछ दुकानें थी, उनको हटाया गया, और यहाँ दिल्ली पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, दिल्ली पुलिस कर्मी उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो हो रहा है वो अदालत के निर्देश पर हो रहा है, मस्जिद पर किसी तरीके से कोई आंच नहीं आएगी, और वो बुलडोजर वाला एक्शन भी होते हुए आप देख रहे हैं। और अब बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तुर्कमान गेट इलाके में बवाल से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली पुलिस मुहिबुल्लाह नदवी को जल्द भेजेगी समन, ये जानकारी मिल रही है। हिंसा के वक्त आप जानते हैं मौके पर समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे। रात 1:30 बजे मुहिबुल्लाह नदवी तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद थे, और उसी को लेकर सवाल उठे थे। और अब मुहिबुल्लाह नदवी से जवाब लेगी दिल्ली पुलिस। सूत्र ये बता रहे हैं नोटिस भेजा जाएगा मुहिबुल्लाह नदवी को, और उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार उनका यहां आने का मकसद क्या था। और इस बीच एक और समाजवादी पार्टी के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी हैं, वो तो देखिए घेरे में आ ही गए हैं, क्योंकि जिस वक्त तुर्कमान गेट इलाके में पथराव हो रहा था, लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। आरोप है भीड़ को भड़काने वालों में सांसद मुहिबुल्लाह नदवी थे। हालांकि ये सिर्फ अभी आरोप है, और पुलिस की जांच में पता चलेगा
कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भीड़ को भड़का रहे थे या फिर वो भीड़ को समझाने का काम कर रहे थे। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तनावपूर्ण हालात के बीच भड़काऊ बयान दिया गया है डॉक्टर एसटी हसन की तरफ से। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम वाला पुराना राग अलाप रहे हैं। कह रहे हैं मस्जिदें गिराई जाएंगी, तो जबकि यहां मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है, एक खरोच तक मस्जिद को नहीं आई है। और ऐसे में एबीपी न्यूज के कुछ सवाल, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं और जरा अनुराग जी से ही जानते हैं। अनुराग जी, ये आपकी पार्टी के पूर्व सांसद भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ, ये पुलिस का सिस्टम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने का। वहाँ पे पत्थरबाजी कैसे हो गई? आपने पूरे इलाके को सैनिटाइज क्यों नहीं किया? पत्थरबाज कहाँ से आ जाते हैं? हर जगह जब इस तरह की बात होती है तो पत्थरबाज पैदा हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं पत्थरबाज? आप पत्थरबाज को पकड़िए, जेल में डालिए, किसने आपको रोका है? नहीं, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद तो कह रहे हैं पत्थरबाजी होगी, वो कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मेरा सवाल तो आपकी पार्टी के पूर्व सांसद को लेकर है सर। जो खामियां रही है उस पर हम चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं, मेरा ये सवाल है सर। किसी भी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, तो क्या मैं ये मान लूं कि जो उन्होंने कहा था विजय शाह ने सूफिया कुरैशी को कि आतंकवादी की बहन है, तो मैं मान लूं क्या वो सच बोल रहे थे? या ये मान लूं कि इंदौर में जिस तरह के मंत्री जी मुस्कुरा रहे थे बच्चों की मौत पे जो जवाब दे रहे थे, क्या वही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? या ये मान लूं कि जाफर जी कह रहे थे कि जो 26 बहनों का सिंदूर जड़ा है उनमें वीरांगना का भाव नहीं था? ये मान लूं क्या? नहीं तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं ना, आप पल्ला झाड़ रहे हैं तो खुलकर पल्ला झाड़िए। आप आईना दिखाइए, आपकी पार्टी के नेता, आप उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। पूर्व सांसद है वो आपकी पार्टी के, वो एकदम हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं, वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मस्जिदें गिराई जाएंगी। यहाँ तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़े इलाही को खरोच तक नहीं आई है। ये आपकी पार्टी के नेता अफवाह फैला रहे हैं कि मस्जिदें गिराई जाएंगी। कहाँ गिराई गई है? फैज़े इलाही मस्जिद पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी है। अनुराग भाई, मैं आप बोलेंगी, मैं भी कुछ बोलूंगा। जरूर बोलिए। आपको मैंने ये बोला, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती कि वहाँ पे पत्थरबाजी हो गई। माहौल कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो सत्ता में होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दो बोल कम से कम अपनी पार्टी के नेता के लिए भी तो बोलिए ना, जो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति यहाँ पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ नलिन कोहली जी मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता है। नलिन कोहली जी को ले आते हैं जरा। नलिन कोहली जी, ठीक है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ऐसे कैसे कानून व्यवस्था में चूक हो गई, लेकिन क्या नेताओं को छूट देनी चाहिए कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें और झूठी बातें करें कि मस्जिदें गिरा दी गई हैं और हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दें इस पूरे मामले पर? नलिन कोहली जी, मैं हैरान हूं, समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक नेता किस प्रकार के बयान दे रहे हैं और उनकी क्या भूमिका दिख रही है। कानून का पालन करना, कोर्ट के आदेश का पालन करना, इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिसमें पत्थर फेंके जाने चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं पूर्व सांसद कि देश में कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पत्थरबाजी होनी चाहिए, इसे प्रतिक्रिया मानेंगे। एक सांसद 1:30 बजे रात को वहां पहुंच जाते हैं, स्थिति जो है कायम थी वो बिगड़ जाती है, वो गायब हो गए, उनसे कोई बयान नहीं सुना, पत्थरबाजी हो जाती है वहां पे, उसको आप प्रतिक्रिया कहेंगे? फिर कहेंगे ये व्यक्तिगत राय है। समाजवादी पार्टी घिनौनी राजनीति कर रही है। उनके एक के बाद एक सांसद जो है, पूर्व सांसद है, नेता जो है, वो इस प्रकार के बयान दिखा रहे हैं। उससे स्पष्ट होता है कि कुछ कहीं ना कहीं एक साजिश है। देखिए, जो देश में गंभीर स्थिति पैदा हो। आप देखिए, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होनी चाहिए, युवकों को ये करना चाहिए। 2-4 दिन बाद उनके सांसद 1:30 बजे रात को दिखते हैं, जहां पर पुलिस जाती है, अधिकारी जाते हैं कोर्ट के आदेश को उसका पालन करने के लिए। अमन कमेटी से बातचीत के बाद फिर वहां पर गलत नारेबाजी होती है, अफवाहें फैलाए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, पत्थरबाजी होती है। अब उन पे कार्रवाई स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद एक सांसद आकर कह रहे हैं प्रतिक्रिया होती है, मतलब कानून का पालन करना प्रतिक्रिया। ये दिखाता है इनका जो पूरा एजेंडा है, कहीं ना कहीं धर्म। अनुराग जी, प्लीज बताइए मुझे, ये क्रिया की प्रतिक्रिया मतलब पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे हैं एसटी हसन, क्या करना चाह रहे हैं? सुनिए बोलने दीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसी सीबीआई पे जब चप्पल फेंकी गई थी तब तो बोली नहीं निकली थी। इसी तरह के आपके एक सांसद ने किस तरह से उनके फैसले पे उंगली उठाई थी जज साहब के ऊपर में, तब तो आप नहीं बोले थे। तो आप तो कम से कम मत ही बोलिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का सम्मान समाजवादी लोग करते हैं। सर कोई ना बोले, बीजेपी ना बोले, मीडिया ना बोले, बस आपके नेता बोले कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अनुराग भदौरिया, आपके नेता भड़काऊ बयान दे, आपके नेताओं को खुली छूट दे दी जाए, कोई ना बोले, कोई राजनीतिक दल ना बोले, मीडिया ना बोले, हम सब चुप्पी के रोजे रख लें, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता सामने आए, वो भड़काऊ बयान दे, वो कहें जी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो कहें कि मुसलमानों को पंचिंग बैग बना दिया गया है, वो कहें कि मुस्लिम दुश्मनी में ये सब किया जा रहा है, उनको पूरी छूट दे दी जाए, वो हिंदू मुस्लिम करें खुलकर। देखिए जिस तरह से चपक के और इतने ताव में आप मुझसे सवाल कर लेती हैं, उतना ही सवाल अगर बीजेपी से पूछ लेते कि आपकी कानून व्यवस्था कहाँ गई थी, आपका पुलिस सिस्टम कहाँ था, आपका सैनिटाइज आपने पूरे इलाके को क्यों नहीं किया, कि वहाँ पे पत्थरबाज कैसे पैदा हो गए, रात के अंधेरे में आप तोड़ने क्यों पहुंच गए, दिन में भी मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा, बहुत गलत बात कह रहे हैं ये नेता। पूछ पा रहे हैं कि भाई नहीं सुनिए, आप उनसे नहीं पूछ पाए कि इंदौर में कितने बच्चों की मौत हो गई। नहीं, दिक्कत तो ये है ना सर कि मैं किससे क्या पूछ पा रही हूँ, क्या नहीं पूछ पा रही हूँ और क्या पूछूं, ये आप सब तय कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। नहीं, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आपके नेता इतनी अनर्गल बात कर रहे हैं, आपके नेता ऐसे खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, कि इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ हो नहीं सकती है, इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ हो नहीं सकती है। ये संविधान का पालन है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे हैं आपके नेता। सर पत्थरबाजी को डिफेंड कैसे कर सकते हैं आपके नेता, मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ, पत्थरबाजी को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? जितना मैं बोल नहीं रहा उससे ज्यादा आप बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किधर हैं। भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप चिल्लाने लग गए। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए। जैसे आपने बीजेपी को शांत, अरे जवाब क्या दे रहे, ट्रेन की तरह गलत बात करते जा रहे हैं और उसको जवाब दे रहे हैं, बोले जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। पत्थरबाजी होती है कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ और उस पर पुलिस पे दोष उठाया जाता है। अब आप भी कमाल की बात है, अनुराग जी भी किस हद तक जाने लग गए हैं, एक गलत काम के ऊपर में दूसरी गलत चीज करने में लग गए। चप्पल फेंकी गई थी कि नहीं फेंकी गई, मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब नहीं क्यों नहीं दे रहे आप? अरे छोड़िए चप्पल वप्पल सब छोड़िए, आज देश के अंदर में ऐसी स्थिति आप लोग पैदा कर रहे हैं जिसमें पत्थरबाजी। अनुराग जी बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस मुद्दे को लेकर, जिस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उस मुद्दे पर जवाब आपसे देते बन नहीं रहा है सर। इसी वजह से आप सर वो कहते हैं ना बगले झांकना, आप वो काम कर रहे हैं सर। कभी नहीं, मैं जिसकी तरह हो गई उसकी तरह हो गई सर, मेरा दर्शक देख रहा है, लेकिन मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर कि वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति जिसको लेकर हमेशा आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, आज आपके नेता वही काम कर रहे हैं। मस्जिद उसे छुआ नहीं गया, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि मस्जिद गिरा दी गई है, ये आपके नेता कह रहे हैं सर। अब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। इस देश के अंदर में अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम की राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये पूरा देश जानता है। नफरत का विकास इस देश में हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी और मंदिर के मस्जिद की बात करने के बाद आप भाजपा पे क्यों गलत आरोप लगा रहे हैं? हम तो झूठ बोल रहे हैं। एकता और लोगों को जोड़ने की बात। अरे एकता, ये एकता होता है? पत्थरबाजियों के पीछे खड़ा होना, पत्थरों को फेंकना क्या एकता होता है? भाई भाई है, इस बात की वकालत करते हैं कि देश को आजाद कराने में अशफाकुल्ला खान से लेकर शहीद भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ने अपनी जिंदगी की आहुति दी है, और ये उन्होंने कभी ये धर्म और जाति देख के नहीं दी थी। जो भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर में जाति और धर्म की राजनीति पे, खासकर धर्म की राजनीति को बढ़ावा देती है, इसमें किसी से छुपा नहीं है। नहीं सर, आप कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन फिलहाल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी के नेता एसटी हसन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों से देश के मुसलमानों को डराने की भद्दी राजनीति कर रहे हैं सर। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ, उनका बयान आप सुनिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो देश के मुसलमानों को डरा रहे हैं, कह रहे मस्जिदें गिराई जाएंगी। ये कौन सा बयान होता है सर? और ये देश संविधान से चलेगा या क्रिया प्रतिक्रिया से चलेगा? कैसे आपकी पार्टी के पूर्व सांसद ये कह सकते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है? बेहद शर्मनाक ये सियासी बयान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों में से 5 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को सशर्त जमानत दी। जेल से बाहर निकलने के बाद आरोपी गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान का ऐसे स्वागत किया गया मानो ये कोई हीरो हो। जेल के बाहर आरोपियों पर फूल बरसाए गए, माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ, यहां तक कि कुछ लोग सेल्फी लेते दिखे। आपको बता दें अभी सिर्फ इन आरोपियों को बेल मिली है, इनमें से कोई भी आरोपी आरोप मुक्त नहीं हुआ है। जमानत की कड़ी शर्तों पर जेल से ये बाहर आए हैं।
अभी आरोपों पर अदालत का फैसला आना बाकी है। 2020 में सीए के खिलाफ दंगे, जिसमें 53 लोगों की दिल्ली में जान चली गई थी, जिन्हें जमानत मिली, उन पर हिंसा की साजिश के गंभीर आरोप हैं। ऐसे आरोपियों के स्वागत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुलफिशा फातिमा। सवाल ये कि आखिरकार अभी तो ये सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, तो फिर इनका इतना भव्य स्वागत क्यों? ये शिफा उर रहमान को आप देख रहे हैं, इनको जमानत मिली है, ये जमानत पर बाहर आए हैं और ये भी अपने समर्थकों से घिरे हुए, इनका भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। गला सोना सोना सा लग रहा है, माला डाल के रखो भाई। ये मालाओं से भरा रहेगा गला। मौसम खान आ गया, मिल ले भाई। फूल और माला कर्नाटक शिफा उर रहमान का स्वागत किया जा रहा है। तो आरोपियों का ये स्वागत और इसी को लेकर एबीपी न्यूज के सवाल, दंगे के आरोपी हीरो कैसे हो गए? गुलफिशा फातिमा आप देखिए, 5 साल के बाद जमानत मिली है और ऐसे में जब जमानत पर बाहर आए ये लोग, तो फिर कैसे फूल बरसाकर इनका स्वागत हो रहा है। परिवार के लोग इनके वहां पर मौजूद थे और जैसे ही जमानत पर ये बाहर निकली, इन्हें सबने गले से लगा लिया। सवाल ये कि जमानत मिली, अभी बरी तो नहीं हुए, फिर ये फूलों वाला स्वागत, इसका क्या मतलब है? सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, अभी मामला चल रहा है, अभी कोई बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन फूलों के साथ स्वागत, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तीर मारकर ये लोग वापस लौटे हैं, हीरो बनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए तमाम सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, जो दंगे के आरोपी हैं वो जेल से बाहर ज़रूर आ गए हैं, वो भी ज़मानत पर बाहर आए हैं। आपको बता दें कि अभी सिर्फ ज़मानत पर बाहर आए हैं, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, पूरा ट्रायल चल रहा है और गंभीर आरोप थे, जिन लोगों की ज़मानत हुई भी है उनके ऊपर गंभीर आरोप थे, उनके ऊपर आरोप थे दंगे भड़काने का, उनके ऊपर आरोप थे भीड़ को उकसाने का, तो बड़े गंभीर आरोप थे। और जो ज़मानत मिली भी है वो 12 शर्तों के साथ ज़मानत मिली है कि देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, इसके अलावा मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है वो अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि इन सभी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप थे। फिलहाल अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है और पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो पूरे तमाम सबूतों के साथ गिरफ्तार किया था। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जमानत ही मिली है, लेकिन जब ट्रायल शुरू होगा तो हो सकता है कि वापस दोबारा जेल जाना पड़े। लेकिन जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। मनोज, इस पूरे मामले का मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी मौजूद हैं और जरा प्रदीप जी से ही जानते हैं। प्रदीप जी, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हैरान कर रही हैं हमें तो ये तस्वीरें। मतलब दंगे के आरोपी हैं, बरी नहीं हुए, सिर्फ जमानत मिली है और वो भी 5 साल के बाद, लेकिन जब जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो स्वागत किसी नायक की तरह, हीरो की तरह फूल मालाएं पहनाकर, फूल बरसाकर किया जा रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? तुम्हारा जी इसी सोच के खिलाफ हमें, और यही टुकड़े टुकड़े वाली सोच है कि ऐसा ये कैसे है कि कोई व्यक्ति जो दंगे के आरोप के अंदर 7 साल जेल की सजा काटता है, उसके बाद वो सिर्फ बेल पे बाहर आता है और ऐसे उसका महिमा मंडल किया जा रहा है जैसे उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये वही सोच है कि आतंकवादी के जनाजे के अंदर हजारों की भीड़ जनाजे में निकलती है, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम की जब की डेथ होती है तो लोग नहीं आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि भाई क्या ये दंगे के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है? नहीं। क्या ये को 15 दिन बाद जमानत मिली थी? नहीं। तो समाज के कुछ लोग वोट बैंक के नाम पर ऐसा महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? और यही वो महिमा मंडन की सोच है जिसको कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दल फूल माला पहनाकर आगे बढ़ावा देते हैं। ये मासूम है, ये बच्चे हैं। अचंभित मत हो जाइए, कांग्रेस पार्टी इनमें से किसी को ही कोई अपना टिकट बना दे। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ प्रदीप भंडारी, तो ये शिफा उर रहमान, इनको तो एएमआईएम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार भी बनाया था
और ये अब बाहर आए हैं। जब्त हुई थी। जी जी, ये बाहर आए हैं अब। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इनका ये जिस अंदाज में स्वागत किया जा रहा है, ये क्या आपको लगता है कि एक नैरेटिव बनाने की, भ्रम फैलाने की एक कोशिश है क्या? एक विक्टिम कार्ड दिखाने की कि पीड़ित थे और देखिए आखिरकार न्याय की जीत हो गई है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है क्या आपको लगता है? देखिए, ये भ्रम फैलाने की बात तो है ही, पर साथ में समाज में एक ये मैसेज देने की बात है कि जो दंगा करेगा, अगर वो वेल पे बाहर आएगा सालों बाद भी, तो उसको भी हम फूल माला चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे वोट बैंक के लिए वो जरूरी है। तो ये भ्रम तो फैलाना है ही, पर साथ में समाज में एक मैसेज देना है कि जो समाज के खिलाफ है, जो दंगा करेगा, उसको भी कुछ लोग वोट बैंक के नाम पे फूल मेला फैलाकर उसको मेन स्ट्रीम करेंगे। ये आपने बहुत सही बात कही है और ये बहुत ही गलत नजीर, ये बहुत ही गलत उदाहरण समाज के सामने सेट करने की एक कोशिश है कि दंगे के आरोपी हैं, बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन स्वागत इनका ऐसे किया जा रहा है जैसे यही देश के असली हीरो हो। बहुत शुक्रिया प्रदीप भंडारी अपनी बात रखने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटेगा। फरहत हसन की याचिका थी जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। शाही जामा मस्जिद के आसपास सर्वे कराने का निर्देश दे दिया गया है। एमसीडी को 2 महीने में सर्वे रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी अदालत की तरफ से दिए गए हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए, हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ निर्देश दे दिए गए। याचिकाकर्ता फरहत हसन ने अदालत में अर्जी लगाई थी, अवैध पार्किंग और कब्जा खाली कराने की मांग की थी और उसी याचिका पर फरहत हसन की जो याचिका थी, अदालत की तरफ से एमसीडी को निर्देश दिया गया है 2 महीने में सर्वे कराकर रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है और जरा अजातिका से ही जानते हैं क्या डिटेल्स मिल रही है। अजातिका बताइए जरा। जी बिल्कुल रुमाना, इस पूरे मामले को देखकर देखिए जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर भी अब सर्वे करने को कहा गया है। एमसीडी ने ऐसे कई सारे तथ्य रखे जिस पर फिलहाल तो तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन उन बातों को लगातार कोर्ट के द्वारा जो जस्टिस बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप इसकी और डिटेल्स निकालिए, आप इसका और फैक्चुअल करेक्शन देखिए और इसके बारे में और जानकारी लीजिए, क्योंकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो जामा मस्जिद का जो उपयोग है उसके ऊपर एक कैफे बना हुआ है, लिहाजा इमाम और उनके परिवार और उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि उसका एक प्राइवेट इनकम सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये भी सच है, कब से इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे भी जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। वहीं जामा मस्जिद के आसपास ये सर्वे का दायरा क्या तय किया गया है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? मतलब एमसीडी से कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि आप सर्वे कीजिए, तो सर्वे का दायरा क्या तय किया गया है? समय सीमा तो 2 महीने की तय की गई है ना अजातिका, बताइए जरा। जी समय सीमा, जी रोमाना, फिलहाल जो समय सीमा है करीबन 2 महीने का समय दिया गया है। एमसीडी द्वारा फिलहाल कई पिक्चर्स जो हैं अतिक्रमण की वो पेश की गई थी, वो पिक्चर्स दिखाई गई थी, लेकिन साफ तौर पर ये कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि सिर्फ पिक्चर्स के बिना पर एक्शन नहीं किया जा सकता और सिर्फ पिक्चर्स जो हैं वो प्रूफ और एविडेंस नहीं हो सकती हैं, लिहाजा और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कहा गया है और ज़्यादा गहनता से जाँच करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि कई सारी जगह है जो फुटपाथ पूरी तरह से हटा दिया गया है, पार्किंग स्पेस जो है उसे ऑक्यूपाई कर लिया गया है और वहाँ पर एक बड़ा अस्पताल भी बना दिया गया है जो करीबन 2 मंजिला तक है। तो क्या उन अस्पताल के पास में उसके कागजात हैं? जो पार्किंग स्पेस बना हुआ है क्या वो अवैध प्रॉपर्टी पर बना है? जैसा कि यहाँ पर भी जहाँ पर हम मौजूद हैं इस मस्जिद फैज़े इलाही के पास, यहाँ पर भी जो फुटपाथ वाला स्पेस है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गया था, आसपास जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध तरीके से खड़ी होती थी। यहाँ पर भी 2 मंजिला का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो बना हुआ था, बारात घर बना हुआ था। तो क्या इसी तरह का जो वहाँ पर भी मैपिंग है वो नजर आ रही है, उसके एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में शाही जामा मस्जिद और वहां पर भी एमसीडी को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है सर्वे कर 2 महीने में रिपोर्ट देने का। अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन में नया मोड़ आ गया है। दरअसल कांग्रेस से निलंबित 12 नगर सेवक बीजेपी में सीधे शामिल हो गए। 60 सीटों वाले नगर परिषद में बीजेपी को 27 सीट, कांग्रेस को 12, एनसीपी को 4 सीट मिली थी। कांग्रेस एनसीपी के साथ बीजेपी का जिला परिषद अध्यक्ष बना था। अब उन सब पर कांग्रेस की तरफ से एक्शन लिया गया था, जिसके बाद
ये सभी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद है। नम्रता, मतलब अंबरनाथ की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जी बिल्कुल रोमाना, इसमें कांग्रेस ने जल्दबाजी करते हुए सबसे पहले अपने जो नगर परिषद जीतकर आए थे कैंडिडेट, उनको निलंबित कर दिया। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। भाजपा ने भी हालांकि अनाउंस किया था कि उनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ पर तस्वीर बहुत अलग नजर आई। 60 नगर परिषद में उम्मीदवार होते हैं, उसमें से ज्यादा आंकड़े के लिए भाजपा को कांग्रेस के साथ जाना पड़ा, जिसका विरोध हुआ। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम सबसे पहले निलंबन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, और ये देखते हुए उन्होंने अपने 12 उम्मीदवारों को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। और इसका फायदा लेते हुए रविंद्र चौहान ने तुरंत जो है इन तमाम 12 कैंडिडेट्स को भाजपा में शामिल कर लिया। ऐसे में तमाम भाजपा का बहुमत भी बन गया, पार्टी सिंबल भी जो है भाजपा का ही वहीं पर। तो कुल मिलाकर फायदा जो है वो बीजेपी को हुआ है। तो ये एक अलग तरह की राजनीति जो है वो महाराष्ट्र में देखने मिल रही है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण भी दूंगी जो कल्याण में नजर आ रहा है। कल्याण में श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में एक ऐसा उम्मीदवार शामिल हो गया उद्धव ठाकरे की गुट का, जिसने नॉमिनेशन भी भरा उद्धव ठाकरे की पार्टी से, फिर उसके बाद उसने नामांकन वापस भी ले लिया, और अब चुनाव के ठीक एक हफ्ते पहले उसने शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया है। तो ये तस्वीरें जो है वो बीएमसी चुनाव और बाकी महानगर पालिका चुनाव है उसके पहले नजर आ रही है। तो एक अलग तरह का माहौल जो है महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है, और हर तरह से अगर तौर पर देखने के लिए मिल रही है महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले। और ये अंबरनाथ का मामला तो आपने देखा है, यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ। 12 नगर सेवक जिन्हें कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था, सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद लगातार हलचल तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के नेताओं को हर बूथ पर अपने वोट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नेताओं से हर बूथ पर 100 से 200 वोट बढ़ाने के लिए कहा गया है। अगले 1 महीने तक सभी से ये टास्क पूरा कर लेने को कहा गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, ये जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया सामने आई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई है, इसके बाद हर बूथ पर 100 से 200 वोट बढ़ाएं नेता, ये जो फरमान जारी किया गया है प्रदेश के आला कमान की तरफ से, इसको लेकर क्या डिटेल्स और मिल रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि जब एफआईआर के आंकड़े निकल के सामने उसमें 2,89,00,000 वोटर कम हुए हैं, और इसके बाद ही मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिला अध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करी थी। और इसी बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों को इस बात को लेकर के निर्देश दिए हैं कि वो अपने बूथों पर 100 से 200 वोट जितना भी संभव हो उन वोटों को बढ़ाएं, और इस बात की कोशिश करें कि जिसके भी वोट किसी कारण से कट गए हैं वो ना कटे। पिछले 1 महीने का जो वक्त है, दावे और आपत्तियों का जो वक्त है, उस वक्त के दौरान तमाम अलग अलग दावे करा करके, आपत्तियां दर्ज करा करके हर बूथवार 100 से 200 वोट जो है वापस से जुड़वाने की जो प्रक्रिया है उसमें जनप्रतिनिधियों को लगने के लिए सीएम ने निर्देश दिया। आपको बता दें कि पहले 1,62,000 उत्तर प्रदेश में बूथ थे, अभी फिलहाल चूंकि 1200 बूथ ही 1200 वोटर ही एक बूथ पर रह सकते हैं, तो इस कारण से बूथों की संख्या बढ़ी है। लगभग 1,77,516 बूथ इस वक्त हो चुके हैं। तो बूथवार 100 से 200 वोट बढ़ाने की जो कोशिश है वो कही गई, जिससे कि ये जो लगभग 2,89,00,000 का जो आंकड़ा जो निकल के सामने आया, इस आंकड़े में भाजपा को ये लगता है कि उसमें अधिकतर वोट उसके कट सकते हैं, क्योंकि तमाम शहरी वोटरों में जो शहरी जो जगहें हैं उन जगहों पर तमाम वोटरों के नाम कटे हैं। लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद, प्रयागराज, बनारस, इस तरीके से जो बड़े शहर हैं उन जगहों पर वोटरों के नाम कटे हैं। भाजपा को इस बात को लेकर के लगता है कि संभवतः ये जो वोट है वो उसके हो सकते हैं, और इस कारण जनप्रतिनिधियों को एक्टिव करने के लिए कहा गया है। जनप्रतिनिधि एक्टिव हों और अपने अपने विधानसभा और अपने अपने बूथवार इस बात को लेकर के तस्दीक करें कि किसी का भी वोट कट न पाए और विधानसभा में सभी लोग पूरी सहभागिता कर सकें।